आज हम लोग का क्राउन स्टार्ट हो रहा है। क्राउन में वो भी प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। और मेरा टारगेट है कि पूरे क्राउन के बुक को कंप्लीट किया जाए। ओके, तो अगर आप लोग चाहते हैं पूरे क्राउन के चैप्टर को कंप्लीट करना तो मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ओके, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें भारत का इतिहास है जिसमें देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई हैं। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ओके, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है और ये हैं साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। स्रोत में है साहित्यिक एवं पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य आते हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही विदेशियों द्वारा विवरण आता है। पुरातात्विक स्रोत में अगर देखा जाए तो इसमें पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि आते हैं। ठीक है, साहित्यिक मतलब जो लिखा गया है और जो पुरातात्विक मतलब जो खनन करके प्राप्त किया गया है या पहले का जो अवशेष है, जहाँ मंदिर मस्जिदों पर जो लिखा जाता है वो पुरातात्विक में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य। साहित्यिक स्रोत में है पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण एवं पुराण आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण एवं पुराण, ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। और महाविभाष शास्त्र, इसकी रचना वसुमित्र ने किया था। और जातक, ये बौद्ध साहित्य हैं। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, महाविभाष शास्त्र, जातक, ये बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, अगर जैन ग्रंथ के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र आदि आते हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ के अंतर्गत कल्पसूत्र, भगवती सूत्र एवं अचरांग सूत्र इत्यादि आते हैं। और साहित्यिक ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत जिसमें पहला है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का रचना कल्हण ने किया था। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदम्बर दाई ने किया था। हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट थे, जो कि हर्ष के दरबार से संबंधित थे। मुद्रा राक्षस जो का लेखक जो थे विशाखा दत्त। और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य, यानी कि विष्णुगुप्त या चाणक्य जिसे कहते हैं। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का रचना कालिदास ने किया। और स्वपन व सतता की रचना भास ने किया। स्वपन
वासवदत्ता की रचना भास ने किया। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी कलहड़ की, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई का, हर्षचरित बाणभट्ट का, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का और अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त का। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का रचना कालिदास ने किया और स्वपन वासवदत्ता का भास ने। देखेंगे राजाओं द्वारा रचित साहित्य। राजाओं द्वारा रचित साहित्य। हाल जो था सातवाहन वंश का था, जो कि गाथा सप्तशती का रचना किया था। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश का था, और ये जो था मत विलास प्रहसन की रचना किया था। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका की रचना किया। सोमेश्वर जो कि चालुक्य वंश से था, ये मानसोल्लास की रचना किया था। साहित्यिक स्रोत, ग्रंथ और प्रमुख तथ्य। कलहड़ की राजतरंगिणी यानी कि राजतरंगिणी की रचना कलहड़ ने किया था। कलहड़ की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। सबसे प्रथम बार ऐतिहासिकता की झलक कलहड़ की राजतरंगिणी में मिलती है, जो कि संस्कृत भाषा में है। महावंश एवं दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार जो कि बौद्ध ग्रंथ है, की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखी थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। वाकपति ने कनौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी। कौन? वाकपति ने। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं, जिसमें है हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नौशाह सांक चरित्र एवं बिलाल का भोज प्रबंध। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरित्रों में से नंदी कलम्बकम पल्लव शासक नंदी वर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। विदेशियों द्वारा विवरण। अब देखेंगे विदेशियों द्वारा विवरण, जिसमें पहला है यूनानी लेखक में पहला हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद आता है मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राय है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इसके बाद है अज्ञात लेखक। एक अज्ञात लेखक यूनानी लेखक था ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का विवरण में दिया है। फिर चौथा है टोलमी की जियोग्राफी, जो कि 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देते हैं। ठीक है। स्ट्रेबो। इसके बाद है स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। जो भी मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में उद्धरण किया है, बताया है, उसके विवरण को स्ट्रेबो ने काल्पनिक माना है। रोमन लेखक में आते हैं पहला प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका की लेखक प्लिनी है। इसने भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी
मिलती है। इसके बाद चीनी विवरण। चीनी विवरण में है चीनी पर्यटक। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। इसमें पहला है फाहियान। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त वंश से संबंधित था। 5वीं सदी की प्रारंभ में आया था। ठीक है, फाहियान यानी कि 399 ईस्वी में आया था। ठीक है, 5वीं सदी के प्रारंभ नहीं बल्कि हम कहेंगे 4वीं सदी के अंतिम में 399 ईस्वी में। फाहियान जो था फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। फुकोकी में गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद है ह्वेनत्सांग। ह्वेनत्सांग यानी इसी को कहते हैं युआनच्वांग। इसका युआनच्वांग का नाम ध्यान में रखिएगा, क्या होता है कभी काल नाम पूछ देता है। ह्वेनत्सांग जो था हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सीयूकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू यानी कि अर्धचंद्राकार नाम देता था। कौन? ह्वेनत्सांग। ह्वेनत्सांग के मित्र ह्विली ने ह्वेनत्सांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। किसमें? तो ह्वेनत्सांग की जीवनी में, जिसकी रचना उसका मित्र ह्विली ने किया था। ह्विली। इसके बाद तीसरा है इत्सिंग। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। कहते हैं अरबी लेखक। ठीक है, अरबी लेखक में पहला है सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। दूसरा है अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के समकालीन था। इसने तहकीक के हिंद या किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। तो ये जो तहकीक के हिंद या किताब उल हिंद है, इसको अरबी भाषा में लिखा गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया तो उसी के साथ में अलबरूनी आया था। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ ने, जो कि 12वीं शताब्दी से में थे, के ग्रंथों में कंग्यूर तथा तंदियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। क्या बात है? पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। कुछ शब्दावली दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है अभिलेख। जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद है पैलियोग्राफी यानी कि अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र यानी कि पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसमें तिथि का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन तिथि का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के देखते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में
इन सिक्कों को कशापड़ कहा गया है। प्राचीन सिक्कों को पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं की नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती हैं। पहले का जो सिक्का था उस पर कुछ प्रतीक यानी कि साइन यानी चिन्ह डाल दिया जाता था, बट उसके बाद के जो सिक्के आने लगे उस पर राजा राजाओं का चित्र मिलने लगा और देवी देवताओं का भी चित्र मिलने लगा और तिथियां उल्लिखित होने लगी। सोने के लिखित सिक्के। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, ये सबसे पहले लिखित सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर पूछ देगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी जारी किए थे। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, और सबसे अधिक बोलेगा तो गुप्त शासकों ने। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के को जारी किए। शीशा का सिक्का किसने जारी किया, तो सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अगर स्वर्ण सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों के दीवारों और ईंटों तथा मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरन नामक ग्रंथ में संकलित है। किस ग्रंथ में? कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। पहला है प्राकृतिक लिपि। तो प्राकृतिक लिपि अगर देखा जाए तो आरंभिक अभिलेख जो होते थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में देखा जाए तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगर खरोष्टी लिपि बोला जाए तो इसका सीधा ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए आगे खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें चौथा है यूनानी या अरामाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है एवं टोपरा जो कि हरियाणा में है में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। किस लिपि को? ब्राह्मी लिपि को। ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक, जिसमें शासक और अभिलेख दिया गया है। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश से संबंधित था, इसका है प्रयाग प्रशस्ति। इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कह सकते हैं, और इसकी रचना जो है हरिसेन ने किया था। ठीक है, रुद्रदामन जो कि शक वंश से संबंधित था, इसका जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है से संबंधित है। खारवेल जो कि कलिंग वंश से संबंधित था, इसका हाथी गुफा अभिलेख से संबंध है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था, एहोल अभिलेख से संबंधित है, और एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था। ओके, राजा भोज जो था प्रतिहार वंश से संबंधित था, और इसका
जो है ग्वालियर प्रशस्ति से संबंधित है। विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। हर्षवर्धन का मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख है। यशोधर्मन जो कि मालवा नरेश था, इसका मंदसौर प्रशस्ति है। अगर गौतमी बलश्री को देखा जाए तो यह नासिक अभिलेख से संबंधित है, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित था। इसको एक बार और देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुफा, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति, विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, यशोधर्मन का मंदसौर प्रशस्ति एवं गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। ठीक है, अब देखिए दिया है अभिलेख विशिष्ट तथ्य। अभिलेख विशिष्ट तथ्य, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। कारुबाकी का ही पुत्र था तीवर, जो कि कारुबाकी जो है अशोक की पत्नी है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संदीप विग्रहक हरिसेन ने की थी। देखिए, अशोक का जो है प्रयाग स्तंभ लेख है और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी कि गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। किस लेख के अनुसार? तो उदय गुहा लेख के अनुसार। किसका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। तुमुल अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को सरदाकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हुनों के आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य, उसके विजयों का जो वर्णन है मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। विदेशी अभिलेख में पहला देखेंगे बिगाज कोई यानी कि एशिया माइनर जो कि मध्य एशिया में है से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की नाम का उल्लेख मिलता है। मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य के। हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत था का बेसनगर जो कि विदिशा में है का गरुड़ स्तंभ लेख भगवत धर्म जो कि वासुदेव की आराधना से संबंधित है की जानकारी देता है। कौन? हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था। यहाँ पे जेंटू लॉज नहीं होगा, हिंदू लॉज होगा, हिंदू लॉ। एक कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से कराया गया था। सर विलियम जोन्स ने 1779 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर विलियम जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, जिसका स्थापना 1784 में किए थे वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने 1785 में किया। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ
विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी है। वंडर दैट वाज इंडिया। डी कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। डी कौसम्बी की कृति है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, इसमें दिया है लेखक और रचना, महत्वपूर्ण लेखक एवं रचना। मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर, दया भाग का जीमूतवाहन, अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास, मालवा काग्निमित्रम का कालिदास, रघुवंशम का लेखक कालिदास। और मुद्रा राक्षस का बोला जाए तो विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक विशाख दत्त, मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन, काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर, हरिविलास का लेखक राजशेखर, बाल रामायण का लेखक राजशेखर। ओके, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट, विक्रमांक देव चरित का लेखक बिल्हड़, अमरकोश का अमर सिंह, नौशाह सांग चरित का लेखक पद्म गुप्त, ललित विग्रह राज का लेखक सोमदेव, प्रबंध चिंतामणि का लेखक मेरुतुंग, सिद्धांत शिरोमणि का लेखक भास्कराचार्य, मूषिक वंश का लेखक अतुल, मिलिंद पान्हो के लेखक नागसेन, बृहद संहिता के लेखक बराहमिहिर, उत्तर रामचरित का भवभूति, काव्य दर्शन का दंडी, कुमार पाल चरित का हेमचंद्र, गीत गोविंद का जयदेव, चारु दत्त का भाष्य, स्वपन वासवदत्ता का भाष्य, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, बुद्ध चरित का अश्वघोष, सूत्रालंकार के लेखक अश्वघोष, भगवत गीता के लेखक वेदव्यास, महाभारत का लेखक वेदव्यास, भक्ति शतक का लेखक भर्तृहरि, दशावतार चरित का लेखक क्षेमेंद्र, नीति शास्त्र के लेखक कामंदक, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि, वाल्मीकि जो थे रामायण के लेखक थे, रामायण का लेखक वाल्मीकि, रामचरितमानस का लेखक गोस्वामी तुलसीदास, बृहद कथा कोश का लेखक हरिसेन, शिशुपाल वध का लेखक माघ, संगीत रत्नाकर का लेखक सारंगदेव, सुश्रुत संहिता का लेखक सुश्रुत, सतसहस्रिका के लेखक नागार्जुन, सतसई की रचना बिहारी ने किया था, हितोपदेश का लेखक नारायण भट्ट, कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर, गार्गी संहिता का लेखक कात्यायन। गार्गी संहिता जो था ज्योतिष ग्रंथ था। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर, दया भाग का जीमूतवाहन, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, मालवा काग्निमित्रम के कालिदास, रघुवंशम के कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम के विशाख दत्त, मृच्छकटिकम का शूद्रक, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर, हरविलास का लेखक राजशेखर, बाल रामायण के राजशेखर, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट, विक्रमांक देव चरित का लेखक बिल्हड़, अमरकोश के लेखक अमर सिंह, नौशाह सांग चरित के लेखक पद्मगुप्त, ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग, सिद्धांत शिरोमणि का लेखक भास्कराचार्य, मूषिक वंश का लेखक अतुल, मिलिंद पान्हो के लेखक नागसेन, बृहद संहिता के लेखक बराहमिहिर, उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति, काव्य दर्शन का लेखक दंडी, कुमार पाल चरित के लेखक हेमचंद्र सूरी, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, चारु दत्त के लेखक भास, स्वपन वासवदत्ता के लेखक भास, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, बुद्ध चरित का लेखक अश्वघोष, सूत्रालंकार का लेखक अश्वघोष,
भगवत गीता के लेखक वेद व्यास, महाभारत के लेखक वेद व्यास, भक्ति शतक के लेखक भर्तृहरि, दशावतार चरित का लेखक क्षेमेंद्र, नीति शास्त्र के लेखक कामंदक, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत, रामायण के लेखक वाल्मीकि, रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास, बृहद कथा कोश के लेखक हरिसेन, शिशुपाल वध का लेखक माघ, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव, सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत, सतसहस्रिका के लेखक नागार्जुन, सतसई का लेखक बिहारी, हितोपदेश का लेखक नारायण भट्ट एवं कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर, गार्गी संहिता जो कि ज्योतिष ग्रंथ है उसका लेखक कात्यायन। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक स्टार्ट कर रही हैं और इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रस्तर युग यानी कि आदिम मानव। ठीक है, तो आज इतना ही करके हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो जय हिंद जय भारत।